तो रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2.5 साल से जंग चल रही है और ये लगातार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तमाम देशों की से मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक-एक अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। और चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट है जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए, जिस तरह से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता हो, लेकिन फिलहाल ऐसे जो हालात बन रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने बेलारूस में परमाणु मिसाइलों की तैनाती का जो समझौता किया, उसे कैसे देखते हैं? गरिमा, पहली बात तो आपका धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया आपके चैनल पे आने के लिए। देखिए, जो रूस के मनूवर्स हैं, वो तमाम मनूवर्स इस बात को दिखाते हैं कि रूस किसी भी हद तक जाने की काबिलियत रखता है। रूस के पास क्या हथियार हैं, ये सबको पता था। ऐसा नहीं है कि ये रशिया ने ये ऑर्शनिक अभी रातों रात तैयार करके और उन्होंने हुँ, अपने उसको दिखा दिया। ये हथियार उनके पास सदैव से था। अब इसका जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट उन्होंने जो साइन किया है पैक्ट उनके साथ, बेलारूस के साथ, वो इस बात को दर्शाता है कि रूस, पहली बात, यूरोप में इसका इंटेंसिटी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वन, हुँ, टू, वो किसी भी हद तक जाकर के इसको आगे बढ़ा सकता है। टारगेट कोई भी हो सकता है। आप देखिए, बेलारूस में इस मिसाइल को डिप्लॉय करने का अर्थ ये है कि उसका जो टारगेट है वो पोलैंड, यूक्रेन या रोमानिया या उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम रेंजेस होती है इन हुँ, वेपन्स की। तो उनका टारगेट जर्मनी, मे बी फ्रांस, मे बी इंग्लैंड ऑल्सो। तो ये 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मनूवर रशिया ने किया है और उन्होंने इस बात को इनको चेता दिया है कि वो किसी भी हथियार का और किसी भी टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है, हुँ, देखिए, कि जब आप हथियार दूसरे देश में डिप्लॉय कर रहे हैं तो हुँ, उसका उसका ये होता है, देखिए, कि हथियार आपका वहां है तो उससे उस देश के ऊपर भी खतरा आ सकता है। जो हाल अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन का किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग बेलारूस में भी इस प्रकार की बात सोच रहे होंगे कि इस प्रकार का अगर डिप्लॉयमेंट बेलारूस में होगा तो हो सकता है कि अगला जंग का मैदान बेलारूस बने। तो हुँ। वहां पर भी आप देखिएगा, मुझे लगता है कोई ना कोई इसका इसका प्रश्न पूछने वाला उभर करके सामने आएगा। जो ऑपोजिशन है बेलारूसियन लुकाशेंको के ऑपोजिशन पार्टी से, जरूर इसका कोई बात बनाएंगी। तीसरी चीज ये होती है, देखिए, जब आप हुँ, कोई डिप्लॉयमेंट हथियार का, इतने बड़े हथियार का, इतने घातक हथियार का करते हैं, हुँ, तो जो आपका नाटो कंट्रीज है, खास करके जी, जो यूरोपियन जो डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हुँ, डिफेंसिव आर्किटेक्चर है यूरोप की डिफेंस का, उसमें तब्दीली आएगी। हुँ, उसमें नाटो की जो देश हैं वो अपने डिप्लॉयमेंट को रिव्यू करने के लिए और आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में अधिक से अधिक लोगों को आगे लगाने के लिए बाध्य होंगे। इससे बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। गरिमा, देखिए, हुँ, जब भी युद्ध होता है, पहले भी आपके चैनल पे मैं ये कह चुका हूं, जी, युद्ध तीन स्तरों पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। हुँ, पहला, इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई होती है। इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ाई, आप अगर किसी देश को अपना 2% एक्स्ट्रा जीडीपी डिफेंस में लगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो भी एक आपकी आपके युद्ध करने का एक तरीका है, दबाव डालने का एक तरीका है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो लड़ाई हो रही है, शायद इस मनूवर का उस पर भी कहीं ना कहीं सोच विचार पुतिन का है। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जिसको जो चाहे आप कह सकती हैं गरिमा। वो होता है ताकि आप दबाव डाल सकें शत्रु के ऊपर या शत्रु हुँ, देशों के ऊपर या हुँ, शत्रु राष्ट्र समूह के ऊपर। तो ये एक मनूवर है जिससे कि वो दबाव डालना चाहते हैं, खास करके जो ईस्टर्न यूरोपियन डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर है उसके ऊपर। तीसरी बात ये होती है कि जब हुँ, उन्होंने इस प्रकार के घातक हथियार का एक बार निप्रो में इस्तेमाल प्रयोग कर लिया, हुँ, उसको आप चाहे ट्रायल बोलें या उसको जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन उस इस्तेमाल करने का अर्थ ये है कि उन्होंने
दिखाया कि किस प्रकार का घातक डेवस्टेटिंग इफेक्ट वाला ये वेपन है, पहली बात। दूसरी बात, ये वेपन जो है वो केपेबल है कि इसके ऊपर न्यूक्लियर आर्सेनल लगाया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए, उन्होंने एक साफ मैसेज दिया है नाटो को और वेस्टर्न वर्ल्ड को और अमेरिका को कि अगर आवश्यकता पड़ी, अगर रूस की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई आंच आई, तो वो न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करने से भी नहीं झिझकेंगे। तो गरिमा, ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक मैनूवर है, जो कि एक मैसेजिंग है वेस्ट के लिए, नाटो के लिए। सर, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया कि हाँ, रशिया हर मोर्चे पर, चाहे वो उसके पास में 1458 ऐसे परमाणु जो मिसाइल्स हैं वो अटैक मोड में है, और अब ऐसे में पूरी तरह से तैयारी रशिया, हालांकि मुश्किलों का जो सामना है वो रशिया भी कर रहा होगा निश्चित तौर पर, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों की, लेकिन जो तैयारी है अगर युद्ध स्तर पर हम बात करें तो रशिया लगातार किए जा रहा है। और अब ऐसे में क्या नाटो के हस्तक्षेप से पुतिन की परमाणु धमकी हकीकत में तब्दील हो सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा अमेरिका की तरफ से धमकी, नाटो देश जो है वो यूक्रेन की मदद भी करते हुए नजर आ रहे। तो जो पिछली बार जब हमला किया गया था तो रशिया ने ये साफ कहा था कि ये जो मदद जो किया जा रहा है उसको हम सामूहिक हमले के तौर पर देख रहे हैं, तो इसका अंजाम भी नाटो कंट्रीज भुगतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल गरिमा, आपने बहुत सटीक इसका विश्लेषण किया है। देखिए, जब जब तक यूक्रेन हथियारों को अपनी सीमा के अंदर प्रयोग में ला रहा था, तब तक रशिया का कोई इसमें इस प्रकार के हथियार का डिप्लॉयमेंट का या उसके मनूवर का कोई विचार नहीं था। जब उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के अंदर हमला करना शुरू किया, चाहे वो कुर्स्क हो, चाहे वो रोस्तोव हो, या जहां भी उन्होंने हमले किए हैं, तब से रूस ने कहना शुरू कर दिया है नाटो को और अमेरिका को कि देखिए, ये हमारे लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा गरिमा आपको इतिहास में, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं आपको जी, इतिहास में जी, ले जाना चाहूंगा। जी, जरूर। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था कोल्ड वॉर के बाद, तो जो नाटो था और जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज थी, जो कि सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में थी, वो एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन जब वार्सो पैक्ट बिल्कुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया, ध्वस्त हो गया, तो रशिया का ये मानना था कि अब नाटो का कोई औचित्य नहीं रह गया किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। अब इकोनॉमिक संगठन बनाइए, लेकिन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कोई औचित्य नहीं रह गया। तो उस समय नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने और नाटो की पूरी पूरी जो कमेटी है, उन्होंने रशिया को पूरा वायदा किया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड। गरिमा, इस बात को, पूरा स्टेटमेंट को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स। और उसके बाद जो 1991 से लेकर के 2008 तक उन्होंने 18 देशों को नाटो में शामिल कर लिया, जो कि पहले ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी। तो उससे क्या है कि अब रशिया चाहता है कि उसके बिल्कुल डोर स्टेप पे आकर के कोई ना बैठ जाए। इसलिए उन्होंने जॉर्जिया का नाटो में विलय का ऑपोजिशन किया था। यूक्रेन के लिए वो यही कर रहे हैं। और अब रूस का बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी है कि वो अपने और वेस्टर्न देशों के बीच में एक बफर जोन चाहते हैं। वो बफर जोन, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, या कैसे भी हो, तो वो ये नहीं चाहते कि नाटो की जो सेनाएं हैं, अमेरिका के जो हथियार हैं, बिल्कुल उनके सिर में आकर के बैठ जाएं। तो यही वजह है कि वो बेलारूस को आर्म कर रहे हैं। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब भी हमला करते हैं तो किसी ऐसे फर्म बेस से हमला किया जाता है जहां से कि आपको अपने ट्रुप्स और अपने हथियारों को लॉन्च करने का को फैसिलिटेट करता है वो। और वो रूस, मुझे लगता है कि बेलारूस में वो फर्म बेस देख रहा है कि उनके साथ है लुकाशेंको, रूस के बनाए हुए राष्ट्रपति हैं बेलारूस के। तो वहां पर वो अपना एक ऐसा ऐसा फर्म है जहां से कि वो हमला कर सकें, हथियार लॉन्च कर सकें, और अगर आवश्यकता पड़े तो न्यूक्लियर हथियार भी लॉन्च कर सके। एक बात मैं फिर बताना चाहता हूं कि देखिए, न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग एक म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। अगर रूस ये न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करेगा, तो ये आप समझ लें कि वो भी बच के नहीं रहेगा।
वो तबाह होंगे, वो भी। तो ये रूस भी अच्छी तरह जानता है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, वो जो दूसरा वॉरफेयर मैं बता रहा था आपको, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये उसका हिस्सा है। और वो दबाव डाल रहे हैं नाटो पे कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। और उन्होंने निप्रो पे एक्चुअली वो मिसाइल दाग करके कि अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर आवश्यकता पड़ी, अगर रूस को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ, तो वो इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने से नहीं झिझकेंगे। ये बिल्कुल साफ मैसेजिंग हुई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो। न्यूक्लियर वेपन, अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि न्यूक्लियर हथियार एक वेपन ऑफ पीस होता है, ना कि एक वेपन ऑफ वॉर। अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार है तो आप लड़ेंगे ही नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब विघटन हुआ था सोवियत संघ का, उस जी। समय यूक्रेन के पास 1785 न्यूक्लियर हथियार थे। और अगर वो 1785 न्यूक्लियर हथियार आज यूक्रेन के पास होते, तो मुझे लगता नहीं है कि रूस में इतनी बड़ी हिमाकत कर पाता कि वो जाकर के उनके ऊपर ऐसे हमला। तो ये मेरा अच्छा मानना सर, है एक कि और एक जहां और तक सवाल है प्रश्न। कि हाँ, यूक्रेन हाँ, में जिस तरह से हाँ, हम हाँ। देख रहे हैं कि सैनिकों का अकाल सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने भी ये हिदायत दे दी है कि यूक्रेन नए सैनिक जल्द से जल्द भर्ती करे। ऐसे में यूक्रेन के जो रोबोट्स हैं, जो ये रोबोट्स उतारने का फैसला सामने आया है, हालांकि इन्हें अगले साल से ऐसा किया जाएगा, अगले साल से उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और ये कितना असर डालेगा, कितना ज्यादा असर, क्योंकि रशिया के पास में जो तमाम जो हथियार है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है यूक्रेन के हथियारों के कंपैरिजन में। तो ये जो रोबोट्स हैं, हालांकि कुछ शहर में इन ये रोबोट जो है वो काम करते हैं, लेकिन कितना इंपैक्ट आने वाले दिनों में देखा जाएगा इनका? गरिमा देखिए, आपको मैं एक लाइन बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहता हूं हम्म। कि युद्ध में कोई भी मशीन हम्म। ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। हम्म। अब एक बहुत विशेष प्रकार के युद्ध तकनीक है, उसको हम अट्रिशन वॉरफेयर कहते हैं। हम्म। अट्रिशन वॉरफेयर का क्या अर्थ होता है कि आप शत्रु के मेन, मटेरियल और मोरल, इन तीन चीजों पर इतना आघात करें कि उसकी फर्दर लड़ने की जो विल है वो समाप्त हो जाए। देखिए, मैं आपको उस प्रश्न का जवाब के मार्फत देना चाहता हूं। अब यही अट्रिशन वॉरफेयर है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर। हम्म। तो ये जो आप रोबो तैयार कर रहे हैं, हम्म। ये रोबो मशीन है। इसको मशीन के पीछे कोई ना कोई आपको इंसान चलेगा। दिमाग जितना भी आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें उसमें इंक्लूड कर ले, लेकिन असर डालेगा, थोड़ा असर डालेगा। हम्म। हो सकता है जो रिप्लेनिशमेंट्स आने हैं या जो सप्लाईज आनी है, जो या हथियारों को आगे पहुंचाना है, वो सब तमाम चीजें ये रोबो कर पाएंगे। लेकिन जो लड़ाई का इन्फेंट्री का जो सोल्जर है, जो लड़ना, जो आपको जमीन जीत करके देगा, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम लोग पिछले 2.5 साल से इस टर्म को लगातार सुनते चले आ रहे हैं। वो बूट्स ऑन ग्राउंड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप देखिए, इतने साल से 1000 दिन से ज्यादा ऊपर लड़ाई हुई है और कोई बहुत ज्यादा रूस ने भी प्रगति नहीं करी है, ना यूक्रेन ने प्रगति करी है, ना वो प्रगति आपको वेस्ट एशिया में नजर आ रही है, ना हमास में, ना कहीं भी, ना सीरिया में, कहीं भी नहीं आ रही। उसकी वजह ये होती है कि आप अट्रिशन वॉरफेयर से दुश्मन की विल पे हमला कर रहे हैं, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर्स पे और कम्युनिकेशन के जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड अगर आपको जीतना है तो आपको फुट ही चाहिएगा। तो यही बता रहा हूं कि आपके प्रश्न का गरिमा उत्तर यह है कि इसका असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन युद्ध जो है वो बिना बूट्स ऑन ग्राउंड जीता नहीं जा सकता। तुम्हें थोड़ा एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली सिचुएशन लगा करके आगे युद्ध का इंटेंसिटी बढ़ा करके, और अगर कहीं संभावना बने नेगोशिएटिंग टेबल पे आने की, तो वहां पर अपनी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बना करके, और जब नेगोशिएट करने का टाइम आए तो अपनी बात मनवाने की का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी किसी भी किस्म का रोबोट जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर है उसको खत्म कर सकता है। ये मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं कि जी। यूक्रेन के पास मैन पावर की बहुत जबरदस्त कमी है। जो जितने भी, पता नहीं कितने सैनिक इनके मारे गए हैं, कितने घायल हैं,
और कितने पलायन कर गए हैं। हम्म। मुझे लगता नहीं है कि वहां पर अभी एबल बॉडीड लोग बहुत ज्यादा बचे हुए हैं जो कि युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। उनको कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये बातें निश्चित तौर बड़ी पर सर, मेरे जिस मुझे तरह से लगता है आपने बहुत ज़िक्र मुश्किल किया और है। आप बता जी। भी रहे हैं, लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन के हालात हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मैन पावर है वो काफ़ी कम है, सैनिकों की संख्या जो है वो लगातार घटती जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। हालाँकि ज़ेलेंस्की लगातार वो कोशिश करे कि जो भी युवा हैं वो उनकी भर्ती सेना में कराई जाए, लेकिन लोगों का पलायन बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, बड़ा असर डाल रहा है। आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब पुतिन लगातार नए-नए हथियार टेस्ट कर रहे हैं और जिस परमाणु बम की टेस्टिंग की जा रही है, वो 400 डिग्री का हाहाकार पैदा कर सकता है और अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 400 डिग्री की मिसाइल कहीं पर दागी जाएगी, तो सब कुछ पिघल जाएगा। तो अब ऐसे में क्या पुतिन ने हमले को और फास्ट फॉरवर्ड करने का मन बना लिया है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह? क्योंकि युद्ध जिसमें लगातार देखा जा रहा था, लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी कि ये युद्ध जो है, जो 2.5 साल से लगातार चल रहा है, वो रुकेगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर इससे भारी नुकसान और भी तमाम देश हैं जिन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल स्थितियां इस तरह की सुधरती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।